बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। 14 अप्रैल को निगरान सेटअप जो था पंजाब का, उसकी जो कानूनी हैसियत है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आपको याद हो तो एतजाज़ एहसन ने कहा था कि अगर ये लोग 90 दिन के बाद नहीं निकलते तो क्या फिर अवाम इनको निकालेगी। यहाँ पे चलो हम इनको एक जिसे कहते हैं ना एडवांटेज दे देते हैं, वो कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन 14 मई तक कर दिए हैं। अब देखना यह है कि 14 मई को इलेक्शंस होते हैं या नहीं होते, और उसके बाद अगर 14 मई के बाद भी ये निगरान सेटअप, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कायम रही तो इसकी क्या कानूनी हैसियत होगी। क्योंकि पीटीआई वाले तो रेफरेंस तैयार कर रहे हैं, उन्होंने एक एक मैसेज दिया हुआ है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कह देना है कि ये जो सेटअप है ये इल्लीगल है। इमरान खान भी कह चुका है कि अब सड़कों पर आना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह जिस तरह सिस्टम को फोल्ड किया जा रहा है, जिस तरह अवाम को पीछे धकेला जा रहा है, वो किसी भी तरह एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये एडवांटेज सुप्रीम कोर्ट ने इस निगरान सेटअप को दे दिया है, तो हम उस वक्त तक मेरे ख्याल से हमें सब्र कर लेना चाहिए। अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो लोग कह रहे हैं कि जी उसको तौहीन अदालत लगा देनी चाहिए थी, क्योंकि वज़ीर आज़म को उसने कहा था कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप देखें, लेकिन उन्होंने तौहीन अदालत नहीं लगाई। तो यहाँ पे मैं एक थॉट, जो एक ग्रुप है जिसकी जो सोच है वो बयान, क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप्स आ रहे हैं। एक ग्रुप की पहली सोच ये है कि उन्होंने जो चीफ जस्टिस हैं वो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं, कानून के दायरे में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर वो उसको जो है तौहीन अदालत लगा देते हैं और वज़ीर आज़म को नाअहल कर देते हैं तो उसका क्या होगा? क्या उससे इलेक्शन हो जाएंगे? नहीं। उससे क्या होगा? उनका एक वजीर आजम जाएगा, वो अपना कोई दूसरा वजीर आजम लगा देंगे। जिस तरह आपने देखा था कि जब यूसुफ रजा गिलानी नाअहल हुए तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ने अपना कोई दूसरा वजीर आजम लगा दिया, तो ये अपना कोई दूसरा वजीर आजम लगा देंगे, लेकिन इलेक्शन पे तो नहीं जाएंगे ना। अभी जो मोटो है, अभी जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि किसी भी तरीके से इलेक्शन करवाया जाए, जो इलेक्शन जो लॉ कहता है, जो आइन कहता है, हम उसकी तरफ बढ़े जाए। तो उसके लिए पहले उन्होंने स्टेट बैंक को बोला है, उन्होंने कहा है कि भाई लटर बटर मत करना हमारे साथ, हमें कोई कहानियां ना देना, वन लाइनर में हमें बताओ कि तुमने जो है हमें रिपोर्ट दो कि तुमने जो पैसे हैं वो इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। ठीक है। दूसरी बात यह कि अगर आपको याद हो कि इमरान खान ने स्टेट बैंक को एक खुद मुख्तार इदारा बना दिया था, जिस पर बहुत शोर हुआ था पीडीएम की तरफ से, ओहो बेच दिया, आईएमएफ को बेच दिया। लेकिन अब आपको उसका फायदा नजर आ रहा होगा कि वो अपने ओन डिसीजन ले सकता है, और सुनने में आया कि उसने कह दिया है कि हम पेमेंट जमा करा देंगे, क्योंकि उसने एक और भी बड़ा डिस्क्लोज किया है कि उनके पास 1300 अरब रुपए पड़े हुए हैं जो अभी किसी इस्तेमाल में नहीं है, या अभी उनका जो एक प्लानिंग होती है कि ये यहाँ यूज होंगे, अभी वो डिफाइन नहीं किया गया है। तो इसका मतलब है पैसे तो उनके पास पड़े हैं और उन्होंने मान भी लिया है, और अब ये जो है जमा करवा भी देंगे। अच्छा, अब ये देखें ना, जो स्टेट बैंक है ना, ये होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, इनका एक करियर होता है, उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत करके वो इस पोजीशन पे आए हुए होते हैं, तो वो जो है ना तौहीन अदालत के मुर्तकब नहीं हो सकते। ये लोग तो चाह रहे हैं कि तौहीन अदालत हो, ये सियासी शहीद हो, तो इनके लिए तो सियासत है ये सब, लेकिन यहाँ पे उसके करियर की बात होती है। तो इन केस में लगता नहीं है कि जो स्टेट बैंक का गवर्नर होगा या जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा वो तौहीन अदालत का मुर्तकब होना चाहेगा और अपने करियर पर एक दाग लगाना चाहेगा। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही रिलेटेड उसकी जो भी एक कार्रवाई जारी है, उसी से रिलेटेड एक सेकंड थ्योरी भी है। सेकंड थ्योरी ये है कि अभी सब के सब सऊदी अरब में मौजूद हैं, ठीक है, और वहाँ पे सुनने में आया है कुछ लोग कतर से भी जाएंगे और कुछ पाकिस्तान से वाया दुबई भी लैंड करेंगे, ठीक है, और फिर वहाँ पे जाकर जी बातचीत होगी, कुछ फैसले किए जाएंगे, और एज़ यूजुअल जो है कुछ लेन देन की बातें होंगी, और उनको चाहिए होगी गारंटी सऊदी अरब की, जिसमें वो कहेंगे कि सऊदी अरब आए गारंटी दे, और यहाँ पे ये लोग वहाँ पे बैठकर सऊदी अरब में बैठकर सारी पार्टी वहाँ पे बैठकर पाकिस्तान के अवाम का फैसला, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। पर मैं बताती चलूँ, इस दफ़ा कोई फैसला आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह हमारे आर्मी चीफ ने कहा है कि अवाम सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो यकीन मानिए अवाम को ये पता चल चुका है कि वही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वो शऊर की मनाजिल तय कर रही है और इस मंजिल पर
इस रास्ते पर अब वो कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए अगर आप कुछ भी फैसला कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि इस दफ़ा जी कि आप लोग कुछ हो जाएंगे अपने मकसद में कामयाब, तो आप अपनी पुरानी जितनी भी चालें हैं आप देख लीजिए, उन तमाम चालों में आप नाकाम रहे हैं। और जो भी रिजीम चेंज हुआ है उसकी सारी असलियत, उसके सारे किरदार खुल खुल कर सामने आ रहे हैं। और जहाँ से ये रिजीम चेंज का गेम शुरू हुआ था ना, वो कहानी वो सिरा पकड़ा गया। आप लोग हुसैन हक्कानी को ले आए, आपने जिसको गद्दारे वतन का लेबल दिया था, अब सवाल यह कि अब उसका करना क्या है। ठीक है, आप उसको ले आए और आपने वहाँ से ये कहानी शुरू होती है जब जनरल बाजवा और 2-3 उनके साथी दुबई जाते हैं और वहाँ पे हुसैन हक्कानी से उनकी मुलाकात होती है। और वहाँ पे कहा जाता है यार किसी भी तरीके से मुझे एक्सटेंशन मिल जाए, मैं इस मुल्क के साथ जो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहूँगा मैं कर लूँगा। ठीक है, जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि जी चेंज ये कि कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे हुई और फिर बाद में उनको इन्वॉल्व किया गया। तो अब देखें ना, परखें, लोग खुद अपने आप को डिस्क्लोज कर रहे हैं। और जिस तरह वक्त आगे बढ़ता जा रहा है ना, तो कहते हैं ना वक्त अपने आप से खुद पर्दे हटाता जा रहा है, उन किरदारों से खुद पर्दे हटाता जा रहा है। इस मुल्क के साथ जो भी खेल खेला गया है वो खुलकर सामने आ रहा है। और कैसे, कोई और नहीं ला रही है, अपनी हरकतों से खुद उसको डिस्क्लोज कर रहे हैं। वो सारा गेम खुद अपनी हरकतों से डिस्क्लोज करें। लेकिन अब फिर यही कहा रही हूं कि जब अवाम सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो फिर अब अवाम अपना रास्ता खुद चुनेगी। दूसरी तरफ आपका कल जो इन कैमरास इन नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ, ठीक है, उसमें बहुत सारी बातें हुई और जो भी था मैंने जो फोकस है ना वो सिर्फ 2-3 बातों पे, या वो मेरा आप सवाल पूछ लीजिए या मेरी 2-3। पहला सवाल कि हमारे जो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि जो पार्लियामेंट है ना वो सुप्रीम इदारा है और जो आइन कहता है कि इख्तियार अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल किए जाएं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि जिस पार्लियामेंट में आपने खिताब किया है उस पार्लियामेंट की अक्सरियती जमात तो बाहर बैठी है, अक्सरियती नुमाइंदे तो बाहर बैठे हैं। और वहाँ पे जो उस पार्लियामेंट में किस तरह लोग आते हैं, लोग मुंतखब वोट देते हैं और फिर वो आते हैं। तो आप लोगों को उनके आइनी हक, वोट देने के हक से क्यों महरूम किया जा रहा है? उनको इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं लेकर जा रहा? किस बात का डर है? और दूसरा, आपने कहा नया नहीं, पुराना नहीं, हमारा पाकिस्तान। आपका हमारे से कौन कौन उस हमारे के दायरे में आते हैं? वो लोग जो उस पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, वो सारे लोग जो वहाँ मौजूद थे। तब तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो हमारा पाकिस्तान, आप लोगों का पाकिस्तान है। 75 सालों से वो आप लोगों का ही पाकिस्तान है। पर ये पाकिस्तान क्या एक आम आवाम का पाकिस्तान है? अगर ये एक आम आवाम का पाकिस्तान होता तो क्या अर्श शरीफ शहीद हो जाता? क्या जिले शाह पर इतना जुल्म होता? उस मासूम को इस तरह मारा जाता? क्या ये हमारा पाकिस्तान है? क्या आजम सवाती और शहबाज गिल को ज़ेरे हिरासत गैर अखलाकी सलूक सहना पड़ता? क्या ये हमारा पाकिस्तान? अगर हमारा पाकिस्तान होता तो साबिर शाकिर और मुईद पीरजादा को ये मुल्क छोड़कर जाना पड़ता? अगर ये हमारा पाकिस्तान होता तो क्या बोल को और ARY को बंद किया जाता? अगर ये हमारा पाकिस्तान होता तो इमरान या सदीक जान जैसे जर्नलिस्ट को उठाया जाता? अगर ये हमारा पाकिस्तान होता तो क्या अजहर मशवानी नामालूम लोगों के हाथों गायब होता? अगर ये हमारा पाकिस्तान होता तो क्या माएँ अपने बच्चों को सच बोलने से रोकती क्योंकि उन्हें डर होता कि कोई नामालूम शख्स आएगा और उनको उठाकर ले जाएगा? अगर ये हमारा पाकिस्तान होता तो कल एक शख्स ने, सिविल एविएशन का शख्स, मुल्तान का, जो पाकिस्तान एयरपोर्ट पे काम करता था, उसको इतने अरसे से तनख्वाह नहीं मिली थी और जुल्म ये कि उसको नौकरी से भी निकाल दिया गया, वो अपने बच्चों को भूखा ना देख सका और खुदकुशी कर ली। ये हमारा पाकिस्तान है। अगर हमारा पाकिस्तान होता तो क्या ये शख्स खुदकुशी करता? अगर ये हमारा पाकिस्तान होता तो एक माँ बेबसी की तस्वीर बनी बैठी होती? क्या ये हमारा पाकिस्तान है? ये आप लोगों का पाकिस्तान है। अगर आप अवाम के पाकिस्तान की बात करते हैं तो मैं बताती हूँ कि अवाम का पाकिस्तान कैसा होगा। अवाम का पाकिस्तान वो पाकिस्तान होगा जिसमें अमीर और गरीब के लिए इंसाफ, कानून बराबर होगा, जिसमें अमीर और गरीब के बच्चों को यकसा तालीम, सेहत, नौकरी की सहूलतें मुयस्सर होंगी, जिसमें कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा, कोई माँ अपनी बेटियों को बाजार में नहीं बेचेगी, कोई बाप जो है खुदकुशी नहीं करेगा। ये होगा हमारा पाकिस्तान। ये है आवाम का पाकिस्तान जिसमें कोई भूखा नहीं सोगा, आटे की लाइन में लगकर लोग मरेंगे नहीं। ऐसा पाकिस्तान चाहिए हमें। अब आप इसको नया पाकिस्तान कह लें, हमारा पाकिस्तान कह लें, लेकिन आवाम को तो ऐसे ही पाकिस्तान चाहिए। अल्लाह हाफिज़।